हेलो दोस्तों, हैयल अल्फला चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम जानेंगे कि भी कितनी तरह की फोर्स होती है, फोर्स किसको कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, या प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोर्स पे डिपेंड होती हैं। बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं हम। मोमेंटम यूज़ करते हैं, फोर्स, प्रेशर यूज़ करते हैं, थ्रस्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली फोर्स क्या होता है, आज हम उसको जानेंगे कि भी फोर्स क्या चीज़ है। इससे पहले हमने लॉ ऑफ मोशंस पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि जब किसी में किसी की स्पीड बढ़ाई जाती है या वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो वो एक्सेलरेशन होता है, यानी वेसल वेलोसिटी में अगर चेंज होता है। अगर किसी को एक यूनिफॉर्म मोशन से वो चल रहा है, अगर उसको एकदम से स्पीड उसकी कुछ करानी है या राइज करनी है, तो आपने देखा था कि वहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा था। तो फोर्स बेसिकली क्या है कि जब फोर्सेस, आप ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है, सपोज करें एफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए क्या है, एक्सेलरेशन। क्यों होता है ऐसा कि भी आपने देखा होगा भी कोई भी चीज़ है, सपोज करें कि कोई एक आदमी इधर खड़ा हुआ है और एक आदमी ने उसको पुश किया। उससे पहले वो खड़ा हुआ था एक बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में था, उसको एकदम से धक्का दिया तो उसकी बॉडी एकदम मोशन में आई। तो वो उसका चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हुआ, वो एक्सेलरेट हुई उसकी बॉडी। उसमें एक आके कोई एलिमेंट स्पीड ऐड हुई, तो उसमें क्या हुआ, चेंज इन मोशन में उसका एक्सेलरेशन बढ़ा। तो जब भी कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाइड की जाती है किसी भी चीज़ पे, या चीज़ वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो वो जो फोर्स होती है उसको, या जो चीज़ लगाते पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, कुछ भी चीज़ करने के लिए, तो उसको फोर्स कहते हैं। और फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन होती है। तो जब भी कोई चीज़ मोशन से मोशन में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी, और उसकी यूनिफॉर्म मोशन से उसको उसका एक्सेलरेट किया जाएगा, तो उसमें फोर्स डाली जाएगी। और या वो चीज़ रेस्ट पे होगी, तब भी उसमें फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स को डाला जाएगा, ताकि वो मोशन में आ सके। विदाउट फोर्स के हम कुछ नहीं कर सकते। अभी सपोज करें कि भी आप दरवाज़ा खींचते हैं, दरवाज़ा रेस्ट पे है, अगर आप दरवाजे को पुल करेंगे तो वो खींचेगा, यानी फोर्स, आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स डाली, कोई चीज़ हुई जिससे वो दरवाज़ा बाहर की तरफ खुला, या पुल किया तो अंदर की तरफ वो खुला। तो फोर्स क्या है, इट इज अ कॉज ऑफ, इट इज अ कॉज ऑफ पुल और पुश, कि जो उस दरवाजे पे हुई है वो एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलरेट हुआ है वो क्यों, क्योंकि उसको पुश किया है या पुल किया है, उस चक्कर में। तो फोर्स में क्या होता है, या तो पुश, पुल होगा किसी चीज को, या पुश होगा। अब सपोज करें मेरे हाथ में ये चौक है। अब ये चौक की लेंथ है, आपको दिख रही होगी। अगर अभी तो ये समझ ले रेस्ट पे है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अगर मैं इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स ऐड करूं, यानी मैं इसमें थोड़ा सा पावर लगाऊं, तो ये ब्रेक हो गई, अब ये टूट गई, यानी एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगाई है, तब ये ब्रेक हो गई है। ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब लगती है, तो वो समझे एक्सेलरेट करती है बॉडी को, या ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करती है। इट इज अ कॉज ऑफ पुल एंड पुश। और जब भी कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगी, तो वो एक्सेलरेट होगा हमेशा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एक्सेलरेशन। और जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे काम करेगी, तो तीन, जनरली तीन स्टेट हैं जो होंगी। इफ अ फोर्स एक्टेड एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, फॉलोइंग विल बी रिजल्ट।
ये तीन चीजें होंगी जनरली। फर्स्ट क्या होगा कि जब फोर्स लग रही है, सपोज करें कोई जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, अब उसमें फोर्स लगी तो वो मोशन में आया। तो एक तो मोशन होगा, चेंज इन मोशन। ओके। और ये हमने लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा था कि भी अगर कोई वस्तु रेस्ट से अगर वो अपना मोशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट और द रेफरेंस पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो चेंज कहलाता है। तो फोर्स अगर कुछ लगेगी किसी रेस्ट वाली वस्तु में, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है या नहीं जाती, इवन वो मोशन करती है थोड़ा बहुत, तब भी चेंज होगा। दूसरा क्या होगा, चेंज इन मोशन। दूसरा होगा चेंज इन डायरेक्शन। दूसरा होगा चेंज इन डायरेक्शन। एंड द थर्ड पॉइंट इज, और थर्ड पॉइंट होगा भी आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी एक चौक पे एक फोर्स अप्लाई किया था तो ये ब्रेक हो गया, यानी इसका लेंथ था कुछ इतना, अभी इतना रह गया, तो यानी क्या हुआ, साइज में कुछ डिफरेंस हुआ या शेप में कुछ चेंज। तो इसमें चेंज इन शेप। आगे इनके एग्जांपल अभी और करेंगे। चेंज इन शेप, जब भी कोई फोर्स अप्लाई होगी तो मोस्टली ये चीज होगी, या तो मोशन में उसके कुछ चेंजेस आएगी। आपने देखा होगा कि भी हम अक्सर ट्रेन में, बस में या कार में सफर करते हैं, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है, कहीं पे गाड़ी 40 की स्पीड से, फिर एकदम स्पीड हम हाई करते हैं तो वो उसको एक्सेलरेट करते हैं, यानी हमने एक एक्सटर्नल फोर्स उसमें डाली और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया। और वैसे ही अगर कोई एक हम सपोज करें स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, अब हमें राइट साइड मुड़ना है, तो हम और एक एक्सटर्नल फोर्स करके एक स्टीयरिंग मोड़ के उसको हम राइट तरफ या लेफ्ट साइड में मोड़ सकते हैं गाड़ी को इजीली। और शेप में ये है कि भी अभी मैंने आपको बताया कि चौक को ब्रेक कर दिया, या कोई भी चीज है जिसको आप शेप बदल सकते हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स डाल के किसी चीज को तोड़ सकते हो, बना सकते हो, तो वो चेंज इन शेप में है। तो ये तीन बेसिक इसके टर्म्स होते हैं। कभी भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होगी तो या तो मोशन होगा, या चेंज इन डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और चेंज इन शेप। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसमें इट हैज, अब हमने क्या पढ़ा था कि भी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगी। तो फोर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसमें भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी। अब सपोज करें कोई कार है, वो इस तरफ जा रही है, ईस्ट समझ लें इसको, ईस्ट डायरेक्शन में, इस सम स्पीड। तो इसमें हमने फोर्स अप्लाई करी एफ, इस डायरेक्शन में, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड ईस्ट होगी। ओके, फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, टुवर्ड ईस्ट। अब इसके एग्जाम्पल है, जिसे हम बॉल किक करते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, वो मोशन में भी रहती है। व्हेन द टाइम, एक टाइम होता है ना, कांटेक्ट का जो टाइम होता है,
बॉल से, ये जब हम कोई बॉलिंग कराता है बॉलर, स्पेशली जो रबड़ बॉल होती है, तो वो थोड़ा प्रेस होती है, ये बल्ले से भी जब लगेंगे ना तो थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो अपनी शेप को उस वक्त बदलती है, प्लस उसमें मोशन भी होता है और डायरेक्शन भी वो चेंज करती है। तो एक ही एग्जांपल में आपको तीनों चीजें समझा दी हैं। अब डेली लाइफ में इसके फोर्स के तो अनगिनत एग्जांपल है, आप कोई भी चीज लेंगे तो उसमें फोर्स पे ही वो सारी चीजें चल रही होंगी मोस्टली। इवन हम चलते हैं, जो हम चलते हैं वो भी फोर्स की वजह से, क्योंकि जो फ्लोर है या कोई भी जमीन है वो हमें एक्सेलरेशन देती है, हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड करते हैं, वो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। ये पढ़ेंगे अभी, न्यूटन लॉ में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। ये तो फोर्स हो गया। अब फोर्स क्या होती है? अ, एक रिजल्टेंट फोर्स होती है। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स में क्या होता है, सपोज करें कि भी किसी सिस्टम पे फोर्स लगी हुई है बहुत सारी, एक ये है, एक ये है, F1, F2, या ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे समझिए, ब्लॉक है, ये रखा हुआ है किसी सरफेस पे, ब्लॉक, तो इस पे बहुत सारी फोर्स काम कर रही है, एक दो तीन, F1, F2 और F3। अब इधर ये इसमें फोर्स लग रही है और एक फोर्स इधर से लग रही है इसमें, और ये क्या है, ये फोर्स इक्वल है इन तीन फोर्सों के, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3, बट ये क्या है, F है, और ये इक्वल है इन तीनों फोर्स के। तो इस फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे F1, F2 और F3 की। ओके, क्लियर है? इतना ही है 9 क्लास में। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाती है इन तीनों की। एक इसमें होता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। सपोज करें कि भी ये चीज है, अभी ये यहाँ पर है, या इससे नहीं आप समझेंगे। सपोज करें कि भी आपने देखा होगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या है, कि भी कोई टॉय है, सपोज करें ये डस्टर है हमारे पास। अब मैं इधर से इसको पुश करता हूँ और इधर से भी इसको पुश करता हूँ, यानी राइट हैंड से भी पुश करता हूँ और लेफ्ट हैंड से भी पुश करता हूँ, तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यानी अगर राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की दोनों की पोजीशन अगर सेम रहेगी और फोर्स सेम रहेगी तो इसको क्या बोलेंगे? सपोज कर एक ब्लॉक है ये, इधर से इस पे एक फोर्स लग रही है और इधर से एक फोर्स लग रही है, ये F1 है, ये F2 है। अगर ये दोनों फोर्स बराबर है, ठीक है, और अपोजिट है, इफ F1 इक्वल टू F2, तो ये क्या होगी? बैलेंस फोर्स होगी। दीज आर बैलेंस फोर्सेस। और अगर इसमें से कोई भी ज्यादा है, जैसे सपोज करें ये 5 न्यूटन, प्लस कर देते हैं, जो फोर्स होती है वो न्यूटन में होती है, तो अब ये ज्यादा होगी तो ये ब्लॉक उधर चला जाएगा। सपोज करें अगर मैं राइट हैंड से इसको ज्यादा पुश करता हूँ तो ये इस तरफ भागेगा, या लेफ्ट हैंड से पुश करता हूँ इधर उधर, तो ये अनबैलेंस फोर्स कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम फोर्स के। फोर्स में क्या होता है, एक कॉमन कुछ कॉमन फोर्स है। एक होती है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो होती है जैसे मैं इस वॉल को पुश करूं,
तो मेरा हाथ इस पे लग रहा है और मैं इसमें कुछ पावर फोर्स लगा रहा हूँ, बट ये स्टिल है, हाई कंस्ट्रक्शन है इसकी, ये ज्यादा मुझे पुश बैक कर रही है, तो इस वजह से पता नहीं लगता। बट मैं किसी आदमी को पुश करता हूँ विद द कॉन्टेक्ट, तो मैं उसको इस तरफ ढकेल रहा हूँ, यानी इस डायरेक्शन में ढकेल रहा हूँ, ये जो भी डायरेक्शन है। तो कोई चीज के कांटेक्ट में चीज आई, मैंने किसी को हाथ लगाया तो वो मेरा हाथ उसकी बॉडी पे कांटेक्ट में आया। तो वैन कोई गाड़ी हिट करती है किसी गाड़ी को, तो वो उसके कांटेक्ट में आके उसको हिट करती है, तो उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एक कांटेक्ट फोर्स होती है क्योंकि वो कांटेक्ट में आके वो लगती है। दूसरा होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि आपको पता है कि जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो हमें चलने के लिए आसानी होती है, और जहाँ पे कम होता है, जैसे बर्फ पे बर्फ की सिल्ली होती है या टाइल्स हो मार्बल की जिसपे पानी पड़ा हो, तो हम चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत नेग्लिजिबल होता है, कम हो जाता है, इस चीज की वजह से हम फिसल जाते हैं फ्लोर और फीट के बीच में, जो हमारे पैर होते हैं। तो फ्रिक्शन में यही होता है। और कांटेक्ट फोर्स का मैंने आपको बताया, ये मेरा हाथ अब बॉल को पुश करेगा तो ये कांटेक्ट फोर्स है। एक होती है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स में क्या होता है, सपोज करें कि भी ये चौक का बॉक्स है और ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है। अब क्या करेगा, मेरा हाथ है ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, अगर इसको उठा के मुझे रखना है तो। और ये बॉक्स क्या करेगा, नीचे पुल करेगा मुझे, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ पुल करेगा। तो ये क्या है, ये नॉर्मल फोर्स होती है जो परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट होती है। नॉर्मल फोर्स कहेंगे अगर कोई सरफेस है और उस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये टेबल समझे, ये टेबल है, तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका जो मास होगा वो नीचे जाएगा, mg, मास इनटू ग्रेविटी। और जो कांटेक्ट फोर्स होगी, जो टेबल की फोर्स होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, इसको एफ कह लो आप चाहे तो, ये डब्ल्यू भी कह सकते हैं। तो अब ये नॉर्मल फोर्स है जो परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इसी पे ही हमारा एक ग्रेविटी वाला भी होता है, क्योंकि ग्रेविटी पुल करती है, जैसे हम खड़े हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है वो अपने आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या ग्रेविटी फोर्स, या उसको उसका वेट भी कहा जाता है। वेट, ठीक है, क्योंकि उस बॉडी का वेट है जो उसको पुल कर रहा है, ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन है उसका वेट है जो वो क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अपना काम करती है, किसी चीज को पुल करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको पुल करेगी बिकॉज ऑफ देयर मास, क्योंकि उसका मास होगा, उसकी वजह से वो ग्रेविटी, और जितना ज्यादा मास होगा उतना उसको अट्रैक्ट करेगी। और है कोई, फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल। एक फोर्स और होती है, जैसे सपोज करें स्ट्रिंग फोर्स। फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग फोर्स में क्या होगा, अगर किसी धागे को हम लटका दे इधर से और इस पर कोई वेट लटका दे, ये एम जी है और ये फोर्स ऊपर की तरफ ये उसको पुश कर रहा है, ये समझ ले, टी है टेंशन। क्योंकि जो स्ट्रिंग में कोई भी फोर्स होती है, तो टेंशन होती है जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ब्लॉक को रोक के रखी है, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी ये फोर्स और ये फोर्स
टी इक्वल टू एम जी बराबर है या डब्ल्यू इक्वल टू एम जी इक्वल है। तो ये स्ट्रिंग यानी कोई धागा वगैरह किसी चीज लटका रहता है, आपने देखा होगा ब्रिजेस बनते हैं, लंबे लंबे वायर वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो उसको उसकी सारी टेंशन्स को चेक कर किया जाता है कि भाई ये कितना वेट सह सकती है ताकि ये इक्विलिब्रियम या रेस्ट में रहे। तो इसको टेंशन फोर्स भी बोलते हैं, ये स्ट्रिंग फोर्स। अब ये फोर्स का हमारा हो गया। कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इससे पहले एक बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, गैलीलियो। उन्होंने ये कहा था कि भी अगर कोई वस्तु या कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहता है अंटिल के कोई कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम करे, या एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकें या उसकी स्पीड बढ़ाएं, एक्सेलरेट करें, तो वो जब तक चलता रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। उसी की एक्सटेंशन है न्यूटन क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड until an external force applied on it। वो कहता है कि जब तक कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, या कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी, जब तक कि कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई पावर, कोई दबाव उसके ऊपर ना डाला जाए। तो वही सारी चीजें हम पढ़ रहे थे कि भी जैसे अब कोई चीज है, अब ये चौक है मेरे हाथ पे रुकी हुई है, अब ये रेस्ट पे है, और ये कयामत तक, मतलब जब तक आप चाहो उसको रेस्ट पे रख सकते हो, अगर जब तक मैं हाथ को ऊपर नीचे ना करूँ, हाथ ऊपर नीचे करूंगा या इसको इधर उधर करूंगा तो ये हिलेगी, क्यों? मैं इसमें बाहर से एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। तो कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, फोर्स एक्सर्ट होती हैं, और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं कि ये एबिलिटी या इनएबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की कि अगर वो रेस्ट में है तो सेल्फ उसको मोशन में नहीं ला सकता, या वो मोशन में है तो सेल्फ ही उसको रेस्ट पे नहीं ला सकता, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करेगी तभी वो फिनोमिना एक्ट करे होगा। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं समहाउ। न्यूटन इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी रेस्ट में होती है, जैसे कि हम बस में ट्रैवल करते हैं, अब बस रुकी हुई है और हम भी बैठे हुए हैं, तो यानी हम बस के रिस्पेक्ट में बस के साथ है, रेस्ट पे है, बस भी रेस्ट में, हम भी रेस्ट पे हैं, या इवन हमारे फीट खड़े हुए। तो व्हेन द बस स्टार्ट, जब बस स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ होते हैं एकदम, और पैर हमारे क्या है, उधर ही रहते हैं, बट हमारी बॉडी पीछे की तरफ मूव होती है। क्यों? क्योंकि अब इसी क्वेश्चन के हिसाब से, सॉरी लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जो हमारे जो फीट है ना वो तो अब कांटेक्ट में फ्लोर के, बस के फ्लोर के साथ, तो जैसी बस मोशन में आई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, तो फ्लोर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन गया और हमारे पैर भी गए। बट जब तक वो ऊपर आती फोर्स, हमारी बॉडी पीछे, क्योंकि हमारी बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, हमारी बॉडी अभी रेस्ट पे ही है, और उस झटके के बाद वो मोशन में आती है उसके साथ।
और वैसे ही आपने देखा होगा कि जैसे ही सडनली अगर ब्रेक लगा दे, क्योंकि हम क्या है, फ्लोर के साथ या बस के साथ हमारे फीट मोशन में है, तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो एक एक्सटर्नल फोर्स काम करती है। अब एक्सटर्नल फोर्स काम करती है तो हम तो हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है, बट पैर हमारे वहीं पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो गाड़ी के साथ नहीं होता, कांटेक्ट में नहीं होता, तो वो उस स्पीड में नहीं होता, तो इसीलिए हमें वो जर्क लगता है। एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो जर्क लगता है। या समहाउ आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक आपने ग्लास देखा होगा, ग्लास के ऊपर एक ये ताश का पत्ता रख के उस पर सिक्का रख के उसको क्लिक करते हैं तो सिक्का पानी में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो मास ग्रेविटी ऑफ द कॉइन होती है, वो ग्रेविटी काम करती है, नीचे पुल करती है उसको, बट जो कार्ड होता है ना, वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। और जब कार्ड को निकालते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाती है, इस वजह से वो डिप कर जाता है पानी के अंदर। ये डेली डेली लाइफ के एग्जांपल है ये। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ अ बॉडी in a rest will remain in a rest, or and if a body moving in a uniform velocity, it will move until an external force acting on it। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, या कोई मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एंड द सेकेंड लॉ इज, सेकेंड लॉ समझ लें कि भी इसका प्रैक्टिकल है, या जो हमने भी फोर्स का इतना सारा डिस्कस किया वो चीज है। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एफ। समहाउ कि भी फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। बट इसमें क्या होता है कि भी अगर मास घटता बढ़ता है तो मास भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ के। तो जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड the second law of motion। The force is acting on an object is proportional to the mass, proportional to the product of their mass and acceleration। वो क्या है? F इक्वल टू एम ए। फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भी कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे काम कर रही है तो वो उसके, इसमें मतलब इसमें सेकंड लॉ हमें ये देता है कि भी कितनी फोर्स किसी पे अप्लाई होगी। अब मैं किसी को धक्का दे रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मैंने कितने न्यूटन फोर्स लगाया है। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, क्योंकि न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया, इसलिए उसके नाम पे ही है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, एन से लिखते हैं उसको। तो सेकंड जो सेकंड जो लॉ है वो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है कि भी कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, आदमी हो, वॉल हो, दीवार हो, कोई भी चीज हो, तो हमें सेकंड लॉ क्या देता है? सेकंड लॉ हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। एंड द, अब इसको समटाइम लीनियर मोमेंटम से भी कंपेयर किया जाता है। तो लीनियर मोमेंटम और सेकंड लॉ का क्या डिफरेंस है? पहले तो आपको लीनियर मोमेंटम में बता दूं। लीनियर मोमेंटम होता है
प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी, ऑफ देयर वेलोसिटी। अब अगर कोई चीज, कोई कार है, वो एक वेलोसिटी से चल रही है, उसको कुछ मास है, अब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो उस टाइम पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हुआ वो उसका मोमेंटम है कि भी कितने मोमेंटम से वो टकराई। ठीक है, तो फोर्स और ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, एफ इक्वल टू एम ए। तो इसमें भी वही है, बट इसमें वेलोसिटी है, इसीलिए इसको डिफरेंट टर्म्स करके यूज किया गया है लीनियर मोमेंटम को, कि भी कि वेलोसिटी भी आपको पता है घटाने बढ़ाने से चीज़ों में बहुत फर्क आता है। कि अभी अगर कोई चीज़ है, कोई वेट है, सपोज करें 1 किलो का वजन है, अभी वो आपके सर पे ऐसे रखा हुआ है, तो वो इतना कॉज नहीं करेगा। अगर उसी को छत से अगर इसको नीचे फेंके, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो बहुत डैमेज करेगा। सपोज करें कि भी ये हाइट है, इस साइड पे 1 केजी वजन रखा हुआ है, 1 केजी। ठीक है, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो ये जब इसके सर पे गिरेगा, ये हाइट है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। जब ये ऊपर हाइट से गिरेगा, फ्री फॉल बॉडी है, ड्यू टू ग्रेविटेशन इसकी स्पीड बढ़ेगी और वेट के हिसाब, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। वैसे अगर कोई रखा रहे तो कोई मुश्किल नहीं है, पर अगर इसमें वेलोसिटी ऐड हो जाए तो इसका इफेक्ट बहुत डेडली हो सकता है, इसीलिए इसको दूसरे टर्म में लिखा है, इसीलिए इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। इफ समथिंग हैव प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, अब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मोमेंटम को लिखते हैं, तो वो क्या होता है, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ और या चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। या जो चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम है ना, पहले और बाद का, तो वो क्या नेट फोर्स के बराबर है। यानी P1 इक्वल टू M1 M2 और P2 इक्वल टू M2 M2। तो इसका रिलेशन है, उसकी ऐसा कभी जरूरत नहीं है, तो उसको कराने की जरूरत नहीं है। अब इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, कि जैसे क्रिकेटर है कोई, अब वो कैच कर रहा है बॉल, तो वो बॉल आ रही है, उसका कुछ एक्सेलरेशन है, आपको पता है कि चेंज होता रहता है, स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो वो एक स्पीड से अगर ऊपर से आ रही है, अगर यहीं भी हाथ रखोगे तो छूटने का, चोट लगती है, और हाथ में चोट लगती है और बॉल छूटने का भी डर है। अगर उसको हम थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स दे दें, तो उसकी स्पीड को रिड्यूस किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा जो कोचेज हैं वो गाइड करते हैं क्रिकेटर्स को भी, कैच को लेके थोड़ा सा हाथ को पुश बैक करो, तो वो इसीलिए क्योंकि वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन वहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, उस वो मास है उसका और उस पर कुछ एक्सेलरेशन है, तो वो बहुत स्पीड से आपके पास आ जाएगा, तो वो छूट सकता है, चोट लग सकती है, डैमेज हो सकता है इसी वजह से। एक तो ये एग्जांपल है इसका। अब हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, इसमें क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि भी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी एक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है और वो बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैंने इस दीवार को पुश किया, तो ये दीवार ने भी मुझे पुश किया सेम फोर्स से, निकाल सकते बराबर, पर ये वो यही कहता है कि भी आप किसी चीज को पुल करती हो तो वो भी आपको पुल करता है। आप किसी को थप्पड़ मारते हो गाल पे, तो वो गाल भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है तुम्हारे हाथ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी फोर्स
एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज करें एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन क्या लें, अगर कोई फोर्स F1 लग रही है तो ये F1 के बराबर होगी बट माइनस में होगी, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज करें कि भी ये है, ये इस पे रखा हुआ है अभी, ठीक है, ये बॉक्स चौक का बॉक्स है और मैंने इसको फोर्स दी कुछ। अब मैंने इसको फोर्स दी है बट ये भी रेस्ट पे ही है, ठीक है, तो ये भी मुझे एक फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स से मतलब कोई भी फोर्स है, तो ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये हिल नहीं रहा। अगर ये फोर्स ज्यादा होती तो ये हिल जाता, बट ये फोर्स इतनी ही इक्वल एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। या जैसे कोई बंदा है, सामान उठाने वाले देखते हैं पुली, आप सामान उठा लेते हैं वो, तो वैसे ही क्या होता है जब सामान वो रखता है तो उसमें वो उसने सामान पकड़ा हुआ होता है, तो सामान को वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, सामान उसको नीचे की तरफ लिफ्ट करता है। तो इसमें भी क्या होता है, सपोज करें कि भी ऐसे किसी ने सामान रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है सर पे, तो एक इसकी फोर्स है वो ऊपर की तरफ जा रही है F1, और एक इसकी फोर्स है जो सामान की है लगेज की, ये भी F1 है, और ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती है, यानी F1 इक्वल टू माइनस F1 होती है। या इसको माइनस F2 कर सकते हैं पर बराबर है ये, इसको F2 कर लो, ये, पर ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस होगी, और ये दोनों सेम है इसी वजह से वो उसको लेके चल पा रहा है इजीली। और इसी हर केस में ये होगा, न्यूटन्स लॉ हर केस में लगेगा। जैसे आप कोई बॉल उछालते हो तो नीचे आती है, तो जो ग्रेविटी पुल करती है किसी चीज को, तो वो जो फोर्स है जो उसको लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए, जो कोई चीज गिर रही है नीचे, जैसे इसमें चौक को नीचे फेंकूं तो ये ग्रेविटेशन पुल की वजह से जा रही है। तो जो ग्रेविटेशन पुल ये जितना लग रहा है ना, उतना ही ये फोर्स अर्थ पे लग रहा है, अर्थ इस पे लगा रही है, बट वो नेग्लिजिबल है, हम उसको निकाल नहीं सकते, बहुत छोटे लेवल पे चीजें होती है, इसलिए हमें अर्थ को कोई हमें रिएक्शन नहीं दिखती। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तो बहुत सारे है एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, कि भी हम चलते हैं तो अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना हो, जैसे अब हम पैर रखते हैं आगे, तो हम अर्थ को या अर्थ सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो वो जो सरफेस होता है वो हमें आगे की तरफ पुल करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो उसकी वजह से हम चल पाते हैं। या और भी बहुत सारे होते हैं रिएक्शन, डेली लाइफ में बहुत सारी यूजेस आपने देखा होगा, हर जगह पे देखा होगा, कोई भी एक्शन है वो अपोजिट और रिएक्शन ही करता है। अब न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, न्यूटन के नियम। अब प्रेशर पढ़ते हैं। प्रेशर में क्या होता है कि जैसा आपने देखा होगा, प्रेशर होता है वैसे, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ए क्या है, एरिया,
और एफ फोर्स भी प्रेशर है। तो फोर्स क्या होता है? पर यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी प्रेशर क्या है कि भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। जैसे सपोज करें अब हम खड़े हैं, तो हम उस जो कांटेक्ट हमारे फीट पे आ रहा है तो उस पे प्रेशर लग रहा है। वो प्रेशर ऊपर सरफेस भी लगा रहा है और हम भी लगा रहे हैं। तो वो जितना एरिया कवर होगा, ये सपोज करें ये कोई सरफेस है और इसमें हम एक रॉड खड़ा करते हैं। तो ये जो रॉड का जो एरिया है ना, सरफेस एरिया या सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं, ये जो जमीन से टच हो रहा है ना, तो ये जितनी जगह को यूज हो रहा है, फोर्स जितनी जगह पे लग रही है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट पे जितनी फोर्स लग रही है उसको फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं। जैसे अगर वही हम एग्जांपल कर रहे थे ना कि अगर किसी 1 किलो के वजन को अगर हम नीचे छोड़ते हैं जमीन पे, तो वो कुछ सपोज करें एक रेत का कुछ बना लेते हैं हम, रेत का ढेर सा बना लेते हैं, तो उसको छोड़ेंगे तो वो कुछ डिफ्लेक्ट करेगा रेत के ढेर को, वो 1 किलो का वजन। बट अगर वही 1 किलो का वजन का अगर हम उसको रॉड की शक्ल में तब्दील कर दें, पहले तो हमारे पास क्या था, सपोज करेंगे भी 1 किलो का कोई बॉक्स था, ये था लोहे का आयरन का बॉक्स। तो ये जब उस ढेर पे गिरा और फिर इसको हमने रॉड की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसका सरफेस एरिया कम कर दिया और इसका ज़्यादा था सरफेस एरिया। ये पूरा सरफेस एरिया है और ये इसका इतना है सिर्फ, और ये भी उस ढेर पे गिरता है, तो ये ज़्यादा उसको डैमेज करेगा। क्योंकि जो अब इसका जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट है ना, एरिया वो बहुत कम हो गया, तो यानी जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगाएगा उस चीज़ पे। जैसे सुई है, आपने देखा होगा कि वो काफ़ी पेपर्स में घुस जाती है। अगर उसी की सुई की अगर टिप को ख़त्म करके उसको प्लेन कर दिया जाए तो वो घुसने में प्रॉब्लम करेगी, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे उसके एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम करेंगे, आप नोकीला कर देंगे उसको, तो वो इजीली घुस जाता है। तो जितना जो एरिया है सरकमफ्रांस से वो कम होगा, फोर्स उतनी ही प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। रॉकेट उड़ते हैं आसमान में, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं, वो जितना कम होता है उतनी ज़्यादा जो फ्यूल है वो बाहर फेंकता है और वो आसमान की तरफ जाता है। और भी बहुत सारी जगह पे फोर्स लगता है, बियॉन्सी में लगती है एरिया में, आगे हम पढ़ेंगे इसको। एक हमारा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये लॉ ऑफ बियॉन्सी भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या, ये क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि भी कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम पानी में डालें तो वो फ्लोट करेगी तब कि जब बियॉन्सी फोर्स उसके वेट के इक्वल होगी। जो बियॉन्सी फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल होगी। बियॉन्सी फोर्स का मतलब कि अगर कोई बॉडी है वो फुल्ली या पार्शियली इमर्ज है पानी के अंदर, तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी वो उस फोर्स के इक्वल होगा। यानी वो जो बॉडी है, सपोज करें कि भी
ये कोई लिक्विड इसमें भरा हुआ है। अब इसमें हम कोई बॉल डाल देते हैं, सपोज करें ये बॉल है, इसका वॉल्यूम है। अब ये बॉल इसमें डाली है तो यानी इसका पानी राइज होगा। तो ये बॉडी जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी ना, तो उसका जो लिक्विड होगा ना, वो उस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा। और इसको लॉ ऑफ बियॉन्सी भी बोला जाता है। इसमें क्या होगा, अगर बियॉन्सी जो फोर्स है यानी लिक्विड जितना डिस्प्लेस किया है बॉडी ने, वो किसके, बॉडी के वेट के बराबर है। बॉडी के, ये जो बॉडी है इसके वेट के बराबर है, तो ये बॉडी फ्लोट करेगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ बियॉन्सी। आपको मैं समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल से। सपोज करें ये है पानी, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, अब इसको ले रखा है, ठीक है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट किया है आर्किमिडीज ने कि भी चेक कर दे। अब इसमें क्या है, देखो ग्रेविटी काम नहीं कर रही, क्योंकि ये बॉल ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रही है, पुल, ग्रेविटी उसको पुल कर रही है अपनी तरफ, ये नीचे की तरफ जाएगी। बट अगर इसको हम डुबोते हैं इसमें पानी में, ये देख रहे हो आप, पानी में पूरी डूबेगी बट ये ऊपर आ जाएगी। तो यानी ये पानी है, कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अपथ्रस्ट फोर्स इसमें दे रहा है, वो इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो यानी पानी कुछ ना कुछ इसमें फोर्स लगा रहा है। तो उसी फोर्स को आर्किमिडीज ने फाइंड किया था, और इसको लॉ ऑफ बियॉन्सी या बियॉन्सी फोर्स भी कहते हैं। उसको बियॉन्सी फोर्स भी बोला जाता है। तो इसमें वही है कि भाई जितना ये बॉडी लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, और वो उसके वेट के बराबर होगी। जितना उसने बॉडी ने लिक्विड डिस्प्लेस किया है वो उसके टोटल वेट के बराबर होगी। ये है लॉ ऑफ बियॉन्सी। यानी इसमें क्या लगेगा, ये बियॉन्सी फोर्स इसको ऊपर धकेल रही है और इसका वेट इसको नीचे धकेल रहा है। ये दोनों अगर बराबर होंगे तो ये फ्लोट करेगी। ये सीन होता है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन की फोर्स है। The east, toward the east, and unknown force F balance each other. Find the unknown force. वो बोल रहा है कि 10 न्यूटन की फोर्स है, वो टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ है। और वो बोल रहा है कि एक फोर्स है सेम अपोजिट उसके काम कर रही है, यानी वेस्ट डायरेक्शन में। तो पूछ रहे हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर ये दोनों फोर्स बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये सपोज करें एफ डैश भी 10 न्यूटन ही होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन बोल रहा है ये, अ ब्लॉक ऑफ मास 1.5 kg, ब्लॉक का मास है 1.5 kg, is hanging with a fixed support A। कोई है हैंग कर रहा है वेट, सपोज करें फिक्स सपोर्ट है ए, और ये इसका, ये बॉडी है, इसका वेट 1.5 kg है। ये पॉइंट बी हो गया। स्ट्रिंग ए बी, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। इसका फोर्स फाइंड कर रहा है, तो ब्लॉक का फोर्स क्या होता है, एम जी। यानी ये टेंशन ऊपर की तरफ लगती है और एम जी नीचे की तरफ। तो जी क्या है, ग्रेविटेशन पुल है, बस इसमें कुछ नहीं है। तो इसको रख दो वैल्यू को 1.5 इंटू 10 ले लो जनरली, वैसे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर डी भी है तो ये लगाओ,
और अगर नहीं दी हुई है तो 10 सीधा रखो, तो ये 15 न्यूटन हो गया। और सेकंड पूछ रहा है वो, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग। अब वो ये बोल रहा है कि ये टेंशन भी निकालनी है। अब इस केस में ये टूटा नहीं है, इसमें अटैच है, तो यानी टी के बराबर है एम जी। तो टी इक्वल टू एम जी, कितना है, दोनों 15 न्यूटन हो जाएगा। इस केस में भी दोनों 15 न्यूटन है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, 0.5 एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, बॉडी ऑफ मास 3 kg, if the same force acted on a body of mass 1.5 kg, अगर एक और मास है यहाँ पे, उसका है 1.5 kg, और इस पे भी सेम फोर्स लग रही है, जो इस पे लगेगी वो इस पे लगेगी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, समझ लें A2 निकालना है। तो पहले इसकी फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो वो फोर्स उस पे अप्लाई कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए, यहाँ पे वैल्यू रखो 3 इंटू 0.5, 3×15 1.5 न्यूटन। तो ये आ गई 1.5 न्यूटन एफ। अब ये फोर्स उस पे काम कर रही है, और इसको समझ लेते हैं एफ इक्वल टू m1 इंटू A1 जो उधर है, या ये A1 था, ये A2, इसको M2 A2 कर देते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, A2 इक्वल्स टू F बाय M 1.5, क्योंकि उसका मास दे रखा 1.5। तो फोर्स कितना था हमारे पास, 1.5 न्यूटन, और ये भी कितना है, वेट भी 1.5 न्यूटन, तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो A2 कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू।